हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आज भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती है। आज की वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बॉटनी का एक चैप्टर है जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देखिए, पहले चैप्टर का जो नेम है उससे समझते हैं कि उससे हम लोग को क्या क्या समझ में आता है। तो देखिए, सबसे पहले दो वर्ड आता है यहाँ पर, एक होता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो देखो, सेल डिवीजन होता क्या है। तो सेल डिवीजन का मतलब जैसे कि एक ये सेल है, ठीक है, और फिर ये डिवाइड हो गया एंड ये दो डॉटर सेल बना दी, ठीक है। तो ये जो दो दो डॉटर सेल बन गया, तो यही होता है सिंपल सा सेल डिवीजन। मतलब कि एक सेल डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल बनाती है। सेल डिवाइड डॉटर, तो ये हो गया सिंपल सा सेल डिवीजन। बट सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल का मतलब होता है कि जैसे एक ये सेल है, ठीक है, अब ये सेल डिवाइड हुआ तो ये दो डॉटर सेल बनाएंगे। ये एक सेल था, ये डिवाइड होकर के टू डॉटर सेल बनी। अब ये जो सेल है, अब ये फिर से मैच्योर होगा। मतलब कि अब इसका साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, ये सेल का साइज बढ़ेगा और ये सेल इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और ये हट जाएगा। अब देखो, ये सेल बड़ा हुआ, ये भी सेल फिर बड़ा हो जाएगा एंड फिर बड़ा होने के बाद फिर से ये सेल डिवाइड करेगा, ये भी सेल फिर से डिवाइड करेगा एंड अगेन ये दो डॉटर सेल बनाएंगे। तो ये क्या हुआ कि ये जो हुआ, एक सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनाए और फिर वो दो डॉटर सेल डिवाइड होकर के अगेन वो दो दो डॉटर सेल बनाए। तो इसको कहते हैं सेल साइकिल एंड सेल साइकिल हमेशा चलती ही रहती है। तो देखो, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ a new cell cell। क्या हुआ, ये सेल डिवाइड हुआ, ओल्ड सेल जो भी था, मतलब कि पेरेंट सेल जो थे वो डिवाइड हुआ और दो डॉटर सेल बना। स्टार्टिंग में क्या था, ये एक न्यू सेल बना था। अब न्यू सेल बना तो उसके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट होगी, फिर वो धीरे धीरे मेच्योर सेल हो जाएगा एंड फिर वो अगेन डिवाइड कर देगा। इसके बनने से लेकर और डिवाइड होने तक ये जो साइकिल चलती है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। और ये कंप्लीटली चलती रहती है कब तक, तो जब तक एक इंसान की डेथ नहीं हो जाती तब तक ये चलती रहती है। और स्टार्ट कहाँ से होती है, स्टार्ट कहाँ से होता है, तो देखो, स्पर्म ओवा मिलता है तो जाइगोट बनाता है और जाइगोट एक सिंगल सेल होता है। फिर वही सिंगल सेल डिवाइड होकर दो बनते, चार बनते, आठ बनते और ऐसे ऐसे करके मिलियन और ट्रिलियन ऑफ सेल बनाते हैं एंड ये डिवाइड होते रहते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं सेल साइकिल। तो देखो, सेल डिवीजन और सेल साइकिल में क्या फर्क है। सेल डिवीजन मतलब होता है सिंपली एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाना, इसको हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन। बट सेल साइकिल में क्या होता है कि एक सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बना। अब देखो, ये एक न्यू डॉटर सेल है, अब ये न्यू डॉटर सेल अगेन ये बड़ा होगा, मेच्योर होगा और मेच्योर होने के बाद ये फिर से डिवाइड करेगा एंड अगेन ये क्या बनाएगा, दो अलग अलग डॉटर सेल बनाएंगे। तो ये पूरा का पूरा ये जो चेन चलेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल साइकिल। देखो, ये जो सेल डिवीजन है, ये सेल डिवीजन भी सेल साइकिल के अंदर आता है। तो यहाँ पर भी देखो कि ये एक सेल से डिवाइड होकर दो सेल बनाए, ये भी एक सेल से डिवाइड होकर के दो सेल बनाए। तो ये देखो कि यहाँ पर डिवीजन हो रही है, सेल डिवीजन हो रही है एंड सेल डिवीजन अगर कहा जाए तो सेल डिवीजन किसके अंदर आता है, तो सेल साइकिल के अंदर ही आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस सेल साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे। सेल डिवीजन जो है वो ज्यादा इजी टॉपिक है सेल साइकिल के कंपेयर में, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं सेल डिवीजन, उसके बाद पढ़ेंगे सेल साइकिल। तो देखो, सेल साइकिल का सिंपल सा मीनिंग अभी मैं जस्ट बताई थी कि एक सेल जो है वो डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल बन जाती है एंड यही जो एक सेल डिवाइड होकर दो बनता है, इसी को हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन। तो देखो, सबसे पहले सेल डिवीजन स्टार्ट कहाँ से होता है। तो ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। तो देखो, जब स्पर्म एंड जाइगोट क्या होता है, एक सिंगल सेल होती है। मतलब कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे अभी हम हो या कोई भी दूसरे कोई एनिमल्स हो, तो हम लोग क्या है, हम लोग सिंगल सेल से स्टार्ट होते हैं।
तो हम लोग एक सिंगल सेल से स्टार्ट होते होते वही सिंगल सेल, जैसे देखो ये एक सिंगल सेल था, फिर ये क्या हुआ, सिंगल सेल जो बना वो बड़ा होगा, मतलब उसमें सबसे पहले क्या होगा, ग्रोथ होगी। ग्रोथ होने के बाद अगेन वो क्या करेगा, अगेन वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। एंड फिर ये जो दो डॉटर सेल है ये अगेन फिर से अपना ग्रोथ करेंगे एंड अगेन ये डिवाइड होते जाएंगे किसमें, दो डॉटर सेल में। तो देखो ये जो चेन चल रही है कि एक से वो फिर बड़ा हुआ, फिर वो डिवाइड हुआ, फिर वो मैच्योर हुआ, फिर वो डिवाइड हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यही होता है साइकिल, इसी को हम लोग कहते हैं साइकिल। तो यहाँ पर दो चीज देखने को मिली, एक होता है कि सेल का ग्रोथ होना एंड दूसरा डिवाइड होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ग्रोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन is the fundamental feature of a cell or a organism। अभी इसको हम लोग खुद के एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। देखो हम लोग जब पैदा हुए थे तो इतने छोटे से होंगे, फिर क्या हुआ कि हम लोग अगर ना भी चाहें कि हमारा डेवलपमेंट ना हो, हमारा ग्रोथ ना हो, फिर भी हमारा ग्रोथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल फीचर है हमारा कि हम लोग का ग्रोथ होगा ही, ठीक है। और फिर क्या होता है कि हम लोग ग्रोथ होता है तो ग्रोथ तभी हो पाएगा जब हम लोग के बॉडी में जो सेल है वो खुद को डिवाइड कर पाएगा और एक से दो बना पाएगा। तो यहाँ पर अगर सेल है तो सेल में दो चीज देखने को मिलती है, एक वही ग्रोथ एंड दूसरा होता है रिप्रोडक्शन। तो देखो ग्रोथ कैसे पता चलता है, अब ये सेल है, अब सेल ग्रो कर रहा है तो वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा, क्योंकि सेल के अंदर होता है सेल का साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म। तो सेल का साइटोप्लाज्म अगर ग्रो करेगा, मतलब साइटोप्लाज्म पहले इतना छोटा सा था और फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि सेल का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, मतलब कि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये जो साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अब जैसे कि हम लोग के अंदर हार्ट है, ठीक है, तो अब हार्ट जो होता है वो हमेशा वर्क करते रहता है, कब से कब तक वर्क करता है, तो जब से लाइफ स्टार्ट होती है, चाहे वो यूटेरस में स्टार्ट हो या कहीं भी, तो यूटेरस से जो लाइफ स्टार्ट होती है उससे कहाँ तक, जब तक हम लोग का डेथ नहीं हो जाता तब तक हम लोग के अंदर जो हार्ट होता है, हार्ट जो कार्डियक मसल से बना हुआ रहता है, वो कंटिन्यूअस वर्क करते रहता है। ठीक वैसे ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इस साइटोप्लाज्म जब से बर्थ होता है सेल का, तब से वो ग्रोथ करते ही रहता है, कब तक, जब तक सेल, जब तक कोई भी ऑर्गेनिज्म मर ना जाए, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ क्या है, एक कंटिन्यूअस ग्रोथ है, कंटिन्यूअस ग्रोथ। और यहाँ पर रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक सेल डिवाइड होकर, जब देखो जब सेल का ग्रोथ होगा तो ऑब्वियसली ग्रोथ होगा, उसमें क्या होगा कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, अभी मैं आगे इसको और डिटेल में बताऊंगी कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर अगर सेल बनाऊंगी मैं तो यहाँ पर सेल के अंदर न्यूक्लियस यहाँ पर था और उतना ही बड़ा न्यूक्लियस बड़े सेल में भी होता है। तो देखो यहाँ पर छोटे एरिया को कंट्रोल कर पाना आसान होता है, छोटे एरिया का रेडियस कम रहता है तो आसान रहता है। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे सेल और सेल को क्या होता है, न्यूक्लियस इजीली आसानी से उस सेल को कंट्रोल नहीं कर पाता है और इसलिए इसी के वजह से, कंट्रोल ना करने की वजह से सेल को उस टाइम पर डिवाइड करना पड़ जाता है। देखो जहां पर कंट्रोल नहीं हो पाता वहीं पर सेल क्या कर देता है, सेल तो स्टार्ट नहीं करता, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डिवीजन स्टार्ट कर देती है। तो रिप्रोडक्शन कैन परफॉर्म, और लिख सकते हैं स्टार्ट बाय न्यूक्लियस। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है, जब सेल का ग्रोथ होता है, जब सेल का साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सेल डिवाइड क्यों करता है, व्हाई सेल डिवाइड, आखिर सेल को डिवाइड करने से क्या मिलता है। हमने तो ये देखा कि जब सेल ग्रो करती है तो वो डिवाइड कर जाती है, अब डिवाइड करती क्यों है, तो देखो अभी मैं कुछ देर पहले भी इसको एक्सप्लेन की थी कि एक सेल के अंदर ये सेल का न्यूक्लियस होता है एंड ये एक सेल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ये सपोज करो कि ये जो न्यूक्लियस है ये 1 माइक्रोमीटर का है, ये कितने का है, 1 माइक्रोमीटर का, एंड ये जो सेल है कंप्लीटली सेल जो है ये है 2 माइक्रोमीटर का, 2 माइक्रोमीटर का। तो देखो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर जो न्यूक्लियस इजीली
एक्टिविटीज ऑफ सेल। ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर इस टाइम पर जो न्यूक्लियस है, ये इजीली कंट्रोल कर पा रहा है किसको, साइटोप्लाज्म में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसको। हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये जो है ये मिनिमम सेल का साइज है। ये क्या है, मिनिमम सेल का साइज है, मिनिमम सेल। मतलब कि सबसे छोटा जो हो सकता था, मतलब कि एक इसका जो पेरेंट सेल होगा वो डिवाइड कर दिया होगा दो डॉटर सेल में, तो वो उस टाइम का जो ये सेल था ये मिनिमम सेल था, मतलब ये डॉटर सेल है। अब क्या होगा कि इस टाइम पर ये जो न्यूक्लियस है ये इजीली कंट्रोल कर पा रहा है अपने साइटोप्लाज्म को, या कह सकते हैं सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसको। अब ऑब्वियसली इसके अंदर ग्रोथ होगा, क्योंकि ग्रोथ जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इस सेल का क्या होगा, धीरे धीरे ग्रोथ होगा। मतलब ये जो इतना बड़ा सेल था, अब उसका साइज धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा। इसका क्या हो गया, इसका साइज बड़ा हो गया। यहाँ पर न्यूक्लियस इतना ही बड़ा रहेगा, तो ये क्या है, ये तो 1 माइक्रोमीटर का यहाँ पर भी है। एंड ये इसका ये जो है ये इसका इनिशियल साइज थी, मतलब पहले इसका ये साइज था। अब क्या हो गया, ये इसका फाइनल साइज, फाइनल साइज। तो अब देखो, अब इस सेल को इस पूरे अब ये न्यूक्लियस इतने बड़े सेल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस था वो बढ़ गया है। यहाँ पर रेडियस कम था तो इजीली कंट्रोल कर पा रहा था, बट यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस ये जो सेल था वो सेल का साइज बड़ा हो गया, और न्यूक्लियस उतना बड़ा का उतना ही बड़ा रह गया। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस हो सकता है कि कुछ इसके एक्टिविटीज ऐसे हो जो उनसे कंट्रोल न्यूक्लियस के अंदर ना हो पा रहा हो। यहाँ पर क्या होता है कि सेल डिवाइड हो जाता है। तो देखो यहाँ पर एक रेशियो आती है, यहाँ पर रेशियो कौन सा होता है, इसको यहाँ पर इरेज कर देते हैं। यहाँ पर एक रेशियो आता है, वो रेशियो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक, या कह सकते हैं न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो देखो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का रेशियो होता है। साइटोप्लाज्म कितना है, साइटोप्लाज्म यहाँ पर है 2 माइक्रोमीटर का, एंड न्यूक्लियस है यहाँ पर 1 माइक्रोमीटर का। तो अगर यहाँ से देखें, यहाँ पर अगर हम लोग किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग C/N का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो देखो अगर C/N लिखे, मतलब कि साइटोप्लाज्म C मतलब होता है साइटोप्लाज्म, N मतलब होता है न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म अगर न्यूक्लियस का रेडियस निकालिए, रेशियो निकालिए, तो यहाँ पर 2 आएगा। एंड ये जो सेल बड़ा हो गया, मतलब कि साइज बड़ा हो गया, अब इसका अगर रेशियो निकालें तो सपोज कर लेते हैं ये जो फाइनल जो इसका साइटोप्लाज्म का ये जो साइज है, ये सेल का जो साइज है, ये 10 माइक्रोमीटर हो गया। पहले ये 2 माइक्रोमीटर था, अब बड़ा होकर के 10 माइक्रोमीटर हो गया, बट ये जो न्यूक्लियस है वो अभी भी 1 माइक्रोमीटर का ही है। तो यहाँ पर अगर फाइनल का अगर हम लोग C/N का वैल्यू निकालें, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/1 आ जाएगा। न्यूक्लियस तो 1 ही है, 1 माइक्रोमीटर का, तो ये 10/1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 10 आ गया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ये इंक्रीज हो गया, मतलब यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म था वो इंक्रीज हो गया। बट अब न्यूक्लियस का कंट्रोल देखते हैं। तो न्यूक्लियस का कंट्रोल निकालना है तो इसका ठीक उल्टा कर देंगे, मतलब N/C का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ पर अगर N/C का वैल्यू अगर इनिशियल स्टेज पर फाइंड करें, तो यहाँ पर N सबसे पहले N लिखेंगे 1 माइक्रोमीटर का, एंड C कितना है 2 माइक्रोमीटर का। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.5 माइक्रोमीटर आ जाएगा। 2/1 हो कितना होगा, 0.5 माइक्रोमीटर, 1/2 सॉरी। एंड फिर अगेन इसका उल्टा करेंगे, मतलब जब सेल बड़ा हो गया है, जब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है न्यूक्लियस अपने पूरे सेल को, तो यहाँ पर N/C का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियस तो यहाँ पर भी 1 ही है, बट यहाँ पर साइटोप्लाज्म कितना हो गया, ये हो गया 10 माइक्रोमीटर का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.1 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनिशियल में, मतलब स्टार्टिंग में जो साइटोप्लाज्म जो था वो छोटा था, और फिर बाद में बड़ा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, बट न्यूक्लियस का जो रेडियस है या न्यूक्लियस जो कंट्रोल कर रहा है वो छोटा हो गया। स्टार्टिंग में इनिशियल का जो अगर फाइंड करेंगे N/C का वैल्यू, तो वो 0.5 माइक्रोमीटर था। फाइनल कितना आया, फाइनल आया है 0.1 माइक्रोमीटर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है डिक्रीज। तो वो सेल को, या कह सकते हैं अपने पूरे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है, जितने भी या कह सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, उन सारे को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं।
अब देखो कुछ स्टेटमेंट है। सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या आता है कि ये जो सेल डिवीजन होता है वो क्या करता है, सेल नंबर को इंक्रीज करता है। ऑब्वियसली अगर कोई सेल डिवाइड करेगा इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा सेल को बनाएगा। देखो पहले एक सेल था और वो डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल बना दिया, एंड अगेन ये डिवाइड होकर के ये 4 बनाएगा, और फिर ये अगेन ये दो जो है ये अगेन 8 बनाएगा, यहाँ 4 बनेगा, यहाँ 4 बनेगा। तो ये क्या हो रहा है कि एक सेल डिवाइड होकर दो बन रहे, 2 से 4, 4 से 8 बन रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सेल जो है सेल डिवीजन क्या कर रहा है कि सेल के नंबर को इंक्रीज कर रहा है। एक था, अब देखो अब यहाँ पर 8 सेल आ गया, ये क्या कर रहा है, सेल नंबर को इंक्रीज कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, द साइकिल्स ऑफ अ सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन गोज ऑन एंड ऑन टू मेक मिलियन ऑफ सेल्स। अब देखो यही सेल साइकिल में क्या होता है कि अब देखो इसका ग्रोथ हुआ होगा, ग्रोथ होने के बाद अगेन ये डिवाइड करेगा, फिर वो जो डॉटर सेल बनेगी उसका ग्रोथ होगा, फिर वो डिवाइड करेगा। तो ये क्या होता है कि ये एक दो नहीं मिलियन और बिलियन और ट्रिलियन ऑफ सेल बनाते हैं। हमारे बॉडी में भी कितना सेल होगा, हमारे बॉडी में बिलियन से भी ज्यादा सेल प्रेजेंट होंगे। बट स्टार्ट कहाँ से हुआ था, एक सेल से, जाइगोट से हुआ था। तो ये क्या होता है कि सेल डिवीजन या सेल साइकिल जो होता है वो क्या करता है कि सेल के नंबर को इंक्रीज कर देगा और मिलियन बिलियन और ट्रिलियन ऑफ सेल भी हम लोग बना सकते हैं। अब देखो जब सेल डिवीजन होते रहता है तो उस टाइम में क्या क्या प्रोसेस हमारे बॉडी में या हमारे सेल के अंदर चलते रहते हैं। तो देखो जब भी सेल साइकिल होगा तो उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। जैसे एक सेल डिवाइड हुआ तो दो सेल बना, अब उस दो सेल का क्या होगा, ग्रोथ होगा। सबसे पहला क्या काम होता है, सबसे पहला काम होता है ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ लिख सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, अगेन हमारे बॉडी में फिर हमारा सेल जब ग्रो कर जाता है तो फिर वो डिवाइड करने पर आ जाता है। तो डिवाइड करने में क्या क्या डिवाइड होता है, अब एक सेल है तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस रहेगा, फिर एक ही यहाँ पर क्या रहेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, एक ही, और फिर एक ही गोल्गी एपरेटस रहेगा, कुछ तो एक ही प्रेजेंट रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में बहुत सारा हो सकता है, बट जब वो डिवाइड करेगा तो उसका जस्ट वो क्या करेगा, उसका कॉपी बनाएगा। तो एक तो हो गया कि सेल का ग्रोथ हुआ, और फिर जब डिवीजन स्टार्ट होगा तो ऑर्गेनिल्स क्या करेंगे, ऑर्गेनिल्स ऑर्गेनिल्स का क्या होगा, डिप्लीकेशन होगा, वो उसका कॉपी बनाएगा। एक न्यूक्लियस है तो उसका न्यूक्लियस तो वैसे एक न्यूक्लियस का भी डिवीजन होता है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्योकाइनेसिस कहते हैं, कार्योकाइनेसिस कहते हैं। न्यूक्लियस कार्यो मतलब होता है न्यूक्लियस, एंड काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। तो यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और उसके बाद क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। फिर ऑब्वियसली जहां पर न्यूक्लियस डिवाइड होगा उसका मतलब पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, फिर कार्योकाइनेसिस होगा, एंड इसके बाद क्या होगा, इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब होता है सेल एंड काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। तो यहाँ पर ये सारे इतने ही नहीं, इसके अलावा भी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ईटीसी बहुत सारे यहाँ पर क्या होते हैं कि डिवीजन वगैरह बहुत सारे इवेंट जो कि हमारे सेल के अंदर होते रहता है, किस टाइम पर, ड्यूरिंग सेल साइकिल। अब सेल साइकिल के अंदर इतने सारे होते रहते हैं। फिर क्या होता है, देखो ये ऑर्डरली वे में एंड रेगुलेटेड वे में होते रहते हैं। ऑर्डरली वे में मतलब कि एक के बाद एक होता है। अब जैसे देखो कि एक सेल है, ये सेल है और इसको हम लोग को डिवाइड करना है दो डॉटर सेल में। अब सेल ये सोचेगा कि पहले हम डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद डीएनए या उसके बाद हम लोग ऑर्गेनल का क्या करेंगे, डुप्लीकेशन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक सेल में ये सारे जितने भी ऑर्गेनल्स यहाँ पर प्रेजेंट थे ये एक सेल में यहाँ पर चले जाएंगे, एंड दूसरा सेल में कुछ रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि सेल पहले खुद को डिवाइड कर लिया और उसके बाद डीएनए ऑर्गेनल इन सबका रेप्लिकेशन करेंगे। तो क्या वो इसमें आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ही सेल बना, एक सेल तो बना ही नहीं, इसलिए इन सबको सेल साइकिल को या सेल डिवीजन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को एक ऑर्डरली वे में सारे काम को एक ऑर्डर में करना पड़ता है। सबसे पहले सेल डिवीजन होगा, दूसरे के बाद उसका ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद क्या करेंगे, जब वो डिवीजन होने का टाइम रहेगा तब वहां पर डिवीजन होने से पहले सेल साइकिल में क्या होगा कि ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होगा। फिर क्या होगा, डीएनए का पहले क्या होगा, क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन खुद को कंडेंस करेगा और फिर वो क्रोमोसोम बनाएगा, फिर वो क्रोमोसोम डिवाइड होगा। फिर क्या होगा, क्रोमोसोम डिवाइड होने के बाद न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के वो दो सेल बनेगा। ये सब कुछ एक ऑर्डर वे में। अगर कोई सेल चाहेगा कि नहीं पहले हम लोग क्या करते हैं, सेल को डिवाइड कर देते हैं,
उसके बाद क्रोमेटिन को हम लोग क्रोमोसोम बनाएंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे, तो वो एक दूसरे सेल में जा ही नहीं पाएगा, दूसरे सेल में नहीं जाने पाने मतलब ये हुआ कि दूसरा सेल बन ही नहीं पाएगा, सिर्फ एक का एक ही सेल रह जाएगा, मतलब वो सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है कि रेगुलेटेड वे में, ऑब्वियसली अगर किसी चीज को रेगुलेटेड वे में करना है तो उसको कोई ना कोई रेगुलेट करने वाला होगा, तो यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए आता है, दो तरीके के प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय दो दो आदमी के द्वारा या दो प्रोटीन के द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है। पहला होता है साइक्लिन, साइक्लिन प्रोटीन होता है जो रेगुलेट करता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सीडीके। तो सी मतलब होता है साइक्लिन, तो क्या होता है, एक होता है साइक्लिन प्रोटीन जिसके द्वारा क्या होता है कि रेगुलेट किया जाता है, एंड दूसरा सीडीके, सीडीके मतलब होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये दोनों क्या करता है, ये दोनों रेगुलेट करता है सेल डिवीजन को। आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट क्या था, सबसे पहला होता है कि सेल डिवीजन विल इंक्रीज सेल नंबर, ऑब्वियसली सेल डिवाइड करेगा, वो 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, तो ऐसे में क्या होता है, नंबर इंक्रीज होते रहता है। और अगर सेल साइकिल कहा जाए तो सेल साइकिल डिवाइड, सेल साइकिल के अंदर सेल डिवीजन आता है, तो डिवाइड होकर के एक से लेकर के वो मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन ऑफ सेल बना सकते हैं। उसके बाद सेल साइकिल जब चलती रहती है, ड्यूरिंग सेल साइकिल बहुत सारे इवेंट हमारे सेल के अंदर होती रहती है। वो सारे इवेंट क्या होते हैं, वो सारे इवेंट होता है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है, ऑर्गेनिल का डुप्लीकेशन होता है, मतलब कि कोई एक ऑर्गेनिल है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो क्या करेगा, खुद को डुप्लीकेट करेगा और 2 जीरोक्स कॉपीज का बन जाएगा। कार्डियोकाइनेसिस होता है, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उससे पहले हमारे अंदर क्रोमेटिन होता है जो कंटेंट क्रोमोसोम बनाता है, उसका होता है, मतलब कि डीएनए का भी हम लोग के अंदर क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब उसके बाद सेल का डिवीजन हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्टिविटीज जो कि हमारे सेल के अंदर चलती रहती है ड्यूरिंग सेल साइकिल। अब उसके बाद यहाँ पर एक नेम आता है जो कि क्या होता है, इंटैक्ट जीनोम। इंटैक्ट जीनोम क्या होता है कि कोई भी चीज, ये जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के ये सेल साइकिल के टाइम में जो भी इवेंट हमारे बॉडी में चलती रहती है, वो ऑर्डरली वे में होती है एंड रेगुलेटेड वे में होती है, एंड इसी को हम कहते हैं इंटैक्ट जीनोम। इंटैक्ट जीनोम के मतलब क्या होता है, एक जीन, अगर हमारे बॉडी में एक कोई भी जीन है तो उसको हम लोग ऑब्वियसली जीन ही कहेंगे, बट उन सारे ग्रुप को क्या कहेंगे, हम लोग जीनोम कहेंगे। जैसे देखो एक सेल है, तो एक सेल को हम लोग ऑब्वियसली सेल ही कहते हैं, बट ऐसे बहुत सारे सेल मिल जाएंगे एक साथ, तो ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग इसको टिश्यू बोलते हैं। तो वैसे ही अगर एक जीन रहेगा, अगर एक जीन रहेगा तो ऑब्वियसली उसको जीन ही बोलेंगे, बट ऐसे बहुत सारे जीन जब एक साथ कंबाइन हो जाएंगे तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, जीनोम कहेंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं इंटैक्ट जीनोम, मतलब कि अच्छा इनहेरेंट फीचर्स, मतलब कि जो अच्छे फीचर रहते हैं वो क्या होते हैं, वो उसका रेप्लिकेशन होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड वो सारे डॉटर सेल में जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो सेल साइकिल के, सेल डिवीजन के बारे में हम लोग ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सेल साइकिल के बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मतलब कि ये हुआ कि सेल डिवीजन के बारे में अभी बहुत कुछ बाकी है, बट उसको हम लोग एक अलग अलग टॉपिक में डिटेल में एक एक चीज को पढ़ेंगे। अब सेल साइकिल का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सेल साइकिल में आखिर क्या क्या होता है। तो देखो सेल साइकिल जो होता है ये सबसे पहले डिवाइड हो जाता है और ये यहाँ पर 2 फेज बन जाते हैं। सेल साइकिल में क्या होता है, 2 फेज बनते हैं, एक को कहते हैं इंटरफेज, इंटरफेज, और दूसरे फेज को कहते हैं एम फेज, माइटोसिस। माइटोसिस एम मतलब होता है माइटोसिस फेज, एम फेज कहते हैं, दूसरे को इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज मतलब वो हुआ कि जब सेल एक डिवाइड हो गया और वो 2 डॉटर सेल बन गए, तो वहां पर क्या क्या होता है। और एम फेज मतलब क्या हुआ कि जहां पर एक्चुअल डिवीजन होती है, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन होती है, एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। ये होता है मोस्ट ड्रामेटिक फेज होती है, ठीक है। उसके बाद इंटरफेज क्या होता है, इंटरफेज को हम लोग कहते हैं रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग
टाइम पर सेल सो रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम पर सेल सेल डिवीजन के अलावा बाकी सारे काम करते रहते हैं, मतलब कि नॉट सेल डिवाइडिंग, सेल इज नॉट डिवाइडिंग, सेल इज नॉट डिवाइडिंग। यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं करते रहता है, डिवाइडिंग। यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं होते रहता, और इसको हम लोग और कौन सा फेज कहते हैं, प्रीपेटरी फेज भी कहते हैं, प्रीपेटरी फेज। अब देखो इंटरफेज और एम फेज को समझने का सबसे इजी टॉपिक ये है, सबसे इजी एग्जांपल ये है कि जैसे देखो कि आप एक फ्रेंड के ग्रुप में रहते हो और 4-5 फ्रेंड हो आप लोग, ठीक है। तो आप लोग डिसाइड किए कि एग्जाम खत्म हो गया और उसके बाद आप लोग डिसाइड किए कि हम लोग कहीं घूमने जाने वाले, घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हो। एक बात बताओ, आप ये सोचे कि हम लोग एक सप्ताह के बाद मतलब कि संडे को हम लोग क्या करेंगे कि कहीं घूमने चलेंगे। तो ऑब्वियसली घूमने के लिए मतलब कि कहीं पहाड़ों पर या कहीं दूसरी जगह आप लोग जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सिर्फ संडे को जिस दिन आप लोग जाने वाले हो उससे 2 घंटे पहले बैठ करके आप पैकेजिंग करोगे, आप ऐसे तो नहीं करोगे। आप लोग क्या करोगे, एक सप्ताह पहले से पैकेजिंग करना स्टार्ट कर दोगे कि ये ड्रेस लेकर जाऊंगा, फिर वहां पर जाऊंगा तो यहाँ घूमने जाऊंगा, बंगी जंपिंग करूंगा, ऐसे वैसे करूंगा। तो ये सब आप लोग पहले से डिसाइड करके रख रहे हो। तो ये पहले से जाना बहुत आसान है, आप जाओगे ट्रेन में या प्लेन में बैठोगे, वहां से चले जाओगे। बट उससे पहले जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो क्या रहा है कर रहा है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। 7 दिन ले रहे हो और जाने में तो 1 दिन लग जाएगा ट्रेन से जाओगे। वैसे ही अगर हम लोग एक और दूसरा एग्जाम देखो, जैसे देखो एनुअल एग्जाम होता है तो किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम वो 3 घंटे का होता है, ठीक है। तो आप एग्जाम कितने देर दे रहे हो, 3 घंटे का। बट उससे पहले आप लोग कितने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग पूरे 1 साल से, जब से क्लास स्टार्ट होती है आप लोग तब से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा तो पढ़ते ही रहते हैं। तो हम लोग 1 साल से प्रिपरेशन करते रहते हैं और एग्जाम कितने घंटे का होता है, सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का होता है। ये जो प्रिपरेशन करना हुआ ना, ये जो 1 साल प्रिपरेशन कर रहे हो वो होता है इंटरफेज, और वो जो एग्जाम होता है ना सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का, वो होता है एम फेज, जिसको क्या कहते हैं माइटोसिस। यहाँ पर सेल सिर्फ डिवाइड हो जाता है और बाकी सारा काम इससे पहले होते रहता है। एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना हो जाता है इंटरफेस। अब बैक बेंचर को छोड़ करके जो सिर्फ एक ही दिन पढ़ाई करते एग्जाम से पहले और टॉप मार उसको छोड़कर बाकी जो मेहनती बच्चे होते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट होता है, वो क्या करते हैं पूरे साल पढ़ाई करता है और 3 घंटे के एग्जाम देता है। तो 3 घंटे के एग्जाम के लिए पूरे साल पढ़ाई करना उसको कहते हैं इंटरफेज, और सिर्फ एग्जाम देना वो कहते हैं एम फेज। इसको हम लोग प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रिपरेशन कर चलती रहती है, बट यहाँ पर एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं होती रहती। यहाँ पर सेल डिवीजन का प्रिपरेशन होता रहता है, मतलब कि यहाँ पर जो भी होता है कि सेल की ग्रोथ होती है, फिर यहाँ पर फिर क्या होता है कि सेल ग्रोथ करता है और फिर वो ऑर्गेनल क्या होने लग जाता है, उसका डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक और चीज लिख सकते परसेंट काम जो है वो चलती रहती है इंटरफेज में। बट यहाँ पर कितने, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेस देन 5% कह सकते हैं, लेस देन 5% काम यहाँ पर होता है। अगर देखो कोई एक सेल है, उस सेल का नाम क्या है, सेल है, ये सेल है जिसका नाम है चिक सेल, चिक सेल। अब देखो चिक सेल जो है उसको 1 से 2 बनने, मतलब इसको डिवाइड होकर के 2 बनने में कितना टाइम लग जाता है, इसको लग जाता है 24 घंटे, 24 आवर। ये 24 घंटे लग जाता है। अगर इसके थ्रू समझे तो 23 घंटे ये क्या करते रहता है, 23 घंटे ये इंटरफेज में रहता है, 23 आवर ये कहाँ पर रहता है इंटरफेज में, और 1 घंटे ये कहाँ पर रहता है एम फेज में रहता है। एम फेज मतलब माइटोसिस, जहाँ पर ये डिवाइड करते रहता है। तो 24 घंटे में से 23 घंटे वो क्या करते रहता है, प्रिपरेशन ही करते रहता है, इंटरफेज में रहता है। बट जब एग्जाम देने का टाइम आता है, मतलब कि जब एम फेज में आता है, जब सिर्फ और सिर्फ सेल डिवाइड कर जाते हैं, वो कितना लगता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे लगते हैं। तो ये क्या था, यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल चीक सेल, चीक सेल एक 23 आवर 23 आवर इन इंटरफेज, एंड यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल चीक सेल टेक ओनली 1 आवर इन एम फेज। यहाँ पर सिर्फ स्पेंड करता है, यहाँ पर वो मोर देन 23 आवर्स वो स्पेंड करके रहता है। तो ये हो गया इंटरफेज, ये हो गया एम फेज। अब इसके बाद क्या होता है कि इसका भी
ये जो इंटरफेज होता है इसका भी सब फेज होता है। अब वो कौन कौन से हैं? तो सब फेज ऑफ इंटरफेज, सब फेज ऑफ इंटरफेज। अब इसमें तीन ही फेज आते हैं, तीन सब फेज आते हैं। सबसे पहला कौन होता है? सबसे पहला होता है G1 फेज। G1 फेज, G1 नहीं, ये G1 हिंदी में जो G1 लिखते हैं वो नहीं, G और 1। G1 फेज मतलब क्या हुआ? गैप 1 फेज, गैप 1 फेज। अब देखो ये क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, अभी बस इसका नाम देख लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद S1 फेज होती है एंड G2 फेज होता है। S1 फेज, S1 फेज को हम लोग क्या कहते हैं? S1 फेज को हम लोग कहते हैं सिंथेटिक फेज या सिंथेसिस फेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद G2 फेज क्या होता है? G2 सिंथेसिस, सिंथेसिस फेज होता है। देन जो G2 फेज होती है ऑब्वियसली इसको गैप 2 फेज कहते हैं। तो ये तीन सब फेज थे, किसके सब फेज? तो इंटरफेज के ये तीन सब फेज थे। वही अगर ये जो एम फेज होती है तो एम फेज यहाँ पर, ये जो एम फेज है यहाँ पर ये डिवाइड हो जाता है टू पार्ट में। एक क्या होता है? कार्योकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस। दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस ये वर्ड अभी कुछ देर पहले भी आप लोग देखे थे, जहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि इवेंट्स दैट अकर इन सेल साइकिल। तो वहां पर कार्यो मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। काइनेसिस मतलब क्या होता है? काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। साइटो मतलब क्या होता है? साइटो मतलब होता है सेल। काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। तो देखो यहाँ पर एम फेज में क्या होता है? ऑब्वियसली डिवीजन होगा, तो इसका डिवीजन होगा। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? अगर यहाँ पर पूछ दिया जाए कि साइटोकाइनेसिस एंड कार्डियोकाइनेसिस में सबसे पहले कौन स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है कार्डियोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद सेल का डिवीजन होता है। तो कार्डियोकाइनेसिस जो होते हैं इसमें भी बहुत सारे फेज होते हैं। मेटाफेज, मेटाफेज से पहले होता है टेलोफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, फिर क्या होता है? इंटरफेज। टेलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इंटरफेज, ये सारे फेज होते हैं। किसके अंदर आते हैं? ये कार्डियोकाइनेसिस के अंदर आते हैं। एंड साइटोकाइनेसिस तो सेल का डिवीजन हो जाना, वो बहुत ही इजी होता है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कौन होता है? कॉम्प्लेक्स होता है कार्डियोकाइनेसिस। तो ये था पूरा का पूरा एम फेज एंड ये था पूरा का पूरा इंटरफेज। तो सेल साइकिल में कितने फेज होते हैं? एक होता है इंटरफेज, एक होता है एम फेज, मेटाफेज होता है। ठीक है, तो ये जो इंटरफेज होता है, इंटरफेज में क्या होता है कि सेल डिवीजन के अलावा बाकी सारे काम होते हैं इंटरफेज में। जैसे कि आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन जो करते रहते हो वो क्या होता है? वो होता है इंटरफेज, और एग्जाम देना होता है एम फेज, मिटोसिस। इसको हम लोग रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, और यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं होते रहते, इसको प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, जिसमें मोर देन 95% टाइम लगता है और इसमें लेस देन 5% टाइम लगता है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम लोग चीक सेल के एग्जाम्पल है, तो चीक सेल में क्या होता है? चीक सेल में लगते हैं 24 आवर लगते हैं 1 से 2 बनने में। तो 23 आवर वो इंटरफेज में स्पेंड करता है और एक ही 1 आवर वो एम फेज में स्पेंड करता है। उसके बाद ये जो इंटरफेज होते हैं ये तीन सब फेज में डिवाइड हो जाते हैं। G1 फेज, S1 फेज, G2 फेज, गैप 1 फेज सिंथेटिक फेज एंड गैप 2 फेज कहते हैं। उसके बाद इसमें एम फेज में एक्चुअल डिवीजन होती है, और यहाँ पर क्या होता है? ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है, क्योंकि यहीं पर डिवीजन देखने को मिलती है। यहाँ पर लेस देन 5% टाइम लगता है। और फिर अगर चीक सेल के एग्जाम्पल लिया जाए तो एक घंटे से भी कम का टाइम लगता है एम फेज में। ऑब्वियसली वहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है एंड सेल का डिवीजन हो जाता है। अब ये जो एम फेज होता है इसको डिवाइड कर दिया गया किसमें? दो फेज में। एक होता है कार्डियोकाइनेसिस फेज, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस फेज। कार्डियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कार्डियो मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन, साइटो मतलब होता है सेल, काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। सेल का डिवीजन एंड न्यूक्लियस का डिवीजन, इस दोनों में सबसे पहले कौन होता है? सबसे पहले होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, उसके बाद होता है सेल का डिवीजन। इसमें होता है टेलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इंटरफेज होता है। ठीक है, तो ये था इसका सेल साइकिल के बारे में। अब देखो ड्यूरेशन जो होता है सेल डिवीजन का वो अलग अलग सेल में या कह सकते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है। तो द ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन
division differ in different organism or even in the same organism. अभी देखो, अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोग एग्जांपल लिए थे चीक सेल का। चीक सेल देखो 24 आवर्स लगता है 1 से 2 बनने में, बट वो सिर्फ चीक सेल का था। अगर दूसरा एग्जांपल लिए जैसे कि ई कोली, ई कोली क्या है, वो एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकार्योटिक सेल होता है। तो अगर हम लोग एग्जांपल में ले ई कोली, ई कोली ये से 2 बन जाए। वैसे अगर हम लोग ईस्ट का एग्जांपल लें, ईस्ट कितना टाइम लगता है, तो ईस्ट जो होता है वो 90 मिनट लेता है। 90 मिनट, 90 मिनट 90 मिनट करने का मतलब कि 1.5 आवर ये लेगा 1 से 2 बनने में। ये क्या था, ये इक्वली एक बैक्टीरिया है और ईस्ट एक फंगस है। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद अगर हम लोग ह्यूमन में खुद का एग्जांपल लें तो चीक सेल आता है। चीक सेल अभी जस्ट मैं बताई थी कि चीक सेल कितना लेता है, ये लेता है टोटल। बट इसके अलावा और कुछ और दूसरे एग्जांपल ले, जैसे कि ह्यूमन स्टोमक, ह्यूमन स्टोमक इनर लाइनिंग सेल। हमारे बॉडी का जो स्टोमक होता है, वैसे मैं कुछ ऐसे दिखता रहता है, कुछ ऐसा ही होता है जैसा भी हो। तो देखो इसका अंदर के साइड जो लाइनिंग होती है सेल से बना हुआ रहता है, वो पता है कितना टाइम लेता है, वो 1 सप्ताह के अंदर, 1 वीक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 बार डिवाइड करता है। मतलब उसको अगर देखा जाए तो एक बार उसको डिवाइड करने में कह सकते हैं कि 3.5 डेज लगती है। तो इसको लाइनिंग सेल कितने में डिवाइड करता है, ट्वाइस। कह सकते हैं कि 3.5 डेज लगती है। एक सेल को डिवाइड करने में 3 और 3.5 दिन लगते हैं। ठीक है, मतलब 3.5 डेज लगते हैं उसको 1 से 2 बनने में। उसके बाद हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जो कि कभी डिवाइड ही नहीं होते। मतलब कि जब इंसान का बर्थ होता है तो बर्थ से डेथ तक वो सेल डिवाइड ही नहीं करता, कभी वो डिवाइड ही नहीं करता है। वो कौन आते हैं उसमें, आते सबसे पहला उसमें आता है ह्यूमन हार्ट सेल। ह्यूमन हार्ट सेल जो होता है वो, और एंड नर्व सेल या जिसको क्या कहते हैं न्यूरॉन, ये क्या होता है, डिड नॉट डिवाइड। ये कभी भी डिवाइड ही नहीं करते। मतलब ये कह सकते हैं कि हार्ट जो कि कार्डियक मसल से बनी हुई रहती है, उसके जो सेल होते हैं वो मतलब वो जब आप पैदा हुए थे, जब बर्थ हुआ था उस टाइम पर आपका जितना बड़ा हार्ट था, आई थिंक उतना ही बड़ा आपका अभी भी होगा। क्यों, क्योंकि उसके जो सेल होते हैं वो डिवाइड ही नहीं करते। हमारे हाथ जब पैदा होता है बच्चे, वो इतना छोटा सा उंगली रहता है उसका, हम लोग का बड़ा हो गया। क्यों, क्योंकि हमारे हाथ में, हमारे फिंगर में जो सेल थे वो डिवाइड हो रहा था। बट जो ऐसा ऑर्गन जो कभी डिवाइड ही नहीं होगा, जिसका सेल डिवाइड ही नहीं होगा, ऑब्वियसली उसका साइज भी उतना ही छोटा रहेगा। मतलब ये बर्थ के टाइम में एक हार्ट का जितना साइज रहता है, अभी भी या कह सकते हैं कि एक ओल्ड एज में भी, एल्डर पर्सन के अंदर भी उतना ही बड़ा उसका साइज रहता है। क्यों, क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं करता। वैसे ही न्यूरॉन, जिसको हम लोग नर्व सेल कहते हैं, जिसका डायग्राम भी आगे किसी वीडियो में बताऊंगी जहां पर हम लोग न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसा ही डायग्राम रहता है और यहाँ पर इसके टेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। डेंड्राइट ऐसा होता है, इसके अंदर साइटोन होता है। तो ये क्या होता है, ये भी कभी खुद को डिवाइड ही नहीं करता है। इसलिए आप देखते हो कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है, वो सब मतलब कि वो डॉक्टर जो होते हैं वो काफी हाई लेवल की पढ़ाई किए रहते हैं। क्यों, क्योंकि उसको हर एक चीज बहुत ही क्या कहते हैं कि बारीकी से करना पड़ता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई सेल डेड हो गया, अगर कोई सेल मर गया तो वो अगेन नहीं बन सकता। अगर कुछ भी डैमेज हो गया तो वो खुद को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये था पूरा का पूरा सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था। और इसको हम लोग डिटेल में किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले पढ़े सेल डिवीजन मतलब क्या होता है।
सेल खुद को डिवाइड कर लेता है, एक से दो बना लेता है, सिंपल से उसको सेल डिवीजन कहते हैं। जहाँ पर क्या होता है, एक ग्रोथ होता है एंड दूसरा रिप्रोडक्शन होता है। ग्रोथ होता है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी भी रुकता ही नहीं है। बट वही रिप्रोडक्शन, उसके थ्रू क्या होता है कि सेल का नंबर इंक्रीज होते रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, उसके बाद हम लोग पढ़े कि वाई सेल डिवाइड, आखिर सेल डिवाइड ही क्यों करता है। ऑब्वियसली नंबर बढ़ाना है, और क्या करना है कि एक जो सेल है उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म ऑब्वियसली हमेशा बढ़ते रहता है। अब हर एक सेल में साइटोप्लाज्म होगा, क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है तो ऑब्वियसली वो सारे सेल में प्रेजेंट होगा। और साइटोप्लाज्म जो होता है वो हमेशा ग्रोथ करते रहता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है। जैसे कि हम लोग कार्डियक मसल जो हमेशा बीट करते रहता है, वो 24/7 वो हमेशा बीट करते रहता है। ठीक वैसे ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो हमेशा ग्रोथ करते रहता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ करता है। ऑब्वियसली अब ग्रोथ होगा तो क्या होता है, तो न्यूक्लियस उतना ही बड़ा होगा, बट साइटोप्लाज्म धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, तो वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए न्यूक्लियस को ना चाहते हुए भी खुद को डिवाइड करना पड़ जाता है। अब डिवाइड दो तरीके से होता है, एक होता है एन बाय, एक होता है सी बाय एन के रेशियो में, एक होता है एन बाय सी के रेशियो में। तो सी बाय एन के रेशियो हमेशा बढ़ते ही जाता है, जब भी सेल का ग्रोथ होगा तो वो बढ़ते ही जाएगा। बट जैसे जैसे सेल का ग्रोथ होता जाता है, एन बाय सी का रेशियो जो होता है वो कम होते जाता है। जैसे हम लोग देखे थे कि पहले सी बाय एन का रेशियो देखे थे कि पहले स्टार्टिंग में साइटोप्लाज्म जो था, या कह सकते सेल 2 माइक्रोमीटर का था, बट फिर क्या हुआ कि वो ग्रोथ हो गया उसका और वो 10 माइक्रोमीटर का हो गया। तो यहाँ पर जो सी बाय एन का रेशियो आया वो कितना हो गया, वो 5 टाइम्स बढ़ गया। मतलब पहले 2 था फिर 10 आ गया, तो ऑब्वियसली ये 5 टाइम्स बढ़ गया। बट वही अगर एन बाय सी का रेशियो देखें तो स्टार्टिंग में न्यूक्लियस एक था, न्यूक्लियस जो था वो 1 माइक्रोमीटर का था, एंड जो साइटोप्लाज्म था वो सेल जो था वो 2 माइक्रोमीटर का था। तो वहां पर कितना आया था, 0.5 आया था उसका रेशियो, न्यूक्लियस एन बाय सी का रेशियो। बट वही सेकेंड टाइम जब सेल का साइज बड़ा हो गया, तो उस टाइम पर क्या हुआ, उसमें उस टाइम पर एन बाई सी का रेशियो कम हो गया। क्यों? वहां पर कितना टाइम कम हो गया, 0.1 हो गया, मतलब वो 5 टाइम्स कम हो गया। एक 5 टाइम्स बढ़ा तो दूसरा 5 टाइम कम हो गया। इसी एक वजह से क्या हो करना पड़ता है, सेल को खुद को डिवाइड करना पड़ता है। एंड फिर हमने क्या किया कि क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या इवेंट होती है सेल साइकिल के, तो सेल साइकिल के टाइम पर। तो सेल साइकिल में क्या क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि वहां पर सेल का ग्रोथ होता है, फिर जो ऑर्गेनेल होता है उसका डुप्लीकेशन होता है, फिर क्या होता है कि कार्डियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। अब जो होता है सेल वो कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, एंड ये सारे जो इवेंट होते हैं वो ऑर्डरली वे में होता है, रेगुलेट साइक्लिन प्रोटीन से किया जाता है। फिर हम लोग क्या पढ़े, क्या उसके बाद पढ़े कि जो सेल साइकिल होता है वो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, रेस्टिंग फेज कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पर सेल डिवाइड नहीं करती रहती है, बाकी सारे काम करती है। ये 95% ऑफ टाइम लगते हैं इंटरफेज में, और एम फेज में सिर्फ और सिर्फ 5% टाइम लगते हैं। फिर हम लोग देखें कि इंटरफेज को भी डिवाइड कर दिया जाता है G1 फेज में, S1 फेज में एंड G2 फेज में। G1 फेज गैप 1 फेज, G2 फेज सिंथेसिस फेज, एंड G2 फेज गैप 2 फेज होता है। फिर वो जो फिर एम फेज जो था उसको भी डिवाइड कर दिया जाता है कार्डियोकाइनेसिस में एंड साइटोकाइनेसिस में। कार्डियोकाइनेसिस को भी फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है, उसमें क्या होता है प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज आते हैं। ठीक है, तो ये था होल पूरा चैप्टर। उसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़े कि कुछ एग्जाम्पल में देखे कि अलग अलग सेल में कैसे उसका जो सेल डिवीजन होता है उसमें अलग अलग टाइम लगती है, सबका ड्यूरेशन अलग होता है। फिर जैसे कि ई कोली का एग्जाम्पल है जिसमें 20 मिनट लेते हैं, ईस्ट का जिसमें लगभग 1.5 घंटे लगते हैं। फिर उसके बाद चीक सेल जिसमें 24 आवर, स्टोमक में ह्यूमन का जो स्टोमक का जो लाइनिंग है अंदर के साइड का, उसको हर सप्ताह रिप्लेस करना पड़ता है, मतलब खुद नया सेल बनाने पड़ते हैं। क्यों बनाने पड़ते हैं? तो क्या ऑब्वियसली हमारे बॉडी में क्या, हमारे स्टोमक में बहुत सारे एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और वो हमारे स्टोमक का जो इनर साइड जो लाइनिंग जो रहता है उसको भी डैमेज कर देते हैं, जिसके वजह से हर एक सप्ताह में 2 बार क्या होता है कि हम लोग का अंदर का जो लाइनिंग होता है स्टोमक का वो रिप्लेस होता रहता है। फिर कुछ ऐसे सेल होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में जो कि कभी डिवाइड ही नहीं होता है, जैसे कि हम लोगों का हार्ट के जो सेल होते हैं वो जो कार्डियक मसल्स का बना हुआ रहता है, एंड सेकेंड क्या होता है नर्व सेल, न्यूरॉन जिसको कहते हैं। तो ये था होल चैप्टर, और हम लोग लास्ट में इस चैप्टर को खत्म करने से पहले मैं एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ आप लोगों से। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई एक स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पर, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, साइकिल इज पार्ट ऑफ सेल
दूसरा स्टेटमेंट है ये है कि सेल डिवीजन सेल साइकिल। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इस दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। या तो ये करेक्ट है कि सेल साइकिल इज पार्ट ऑफ सेल डिवीजन, या ये करेक्ट है कि सेल डिवीजन इज पार्ट ऑफ सेल साइकिल। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो होता है खत्म। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।